तो अभी हमारा सेकेंड यूनिट है नॉलेज मैनेजमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो इस यूनिट में हमारे कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सो नॉलेज मैनेजमेंट का जो मीनिंग था हमने लास्ट यूनिट में चेक कर लिया था। इस बार हमारे टॉपिक्स का मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक तो हमारा टॉपिक है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में हम बहुत सारी सब टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। एंड देन उसके बाद हम करेंगे कि नॉलेज शेयरिंग में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, मतलब जब आप नॉलेज को शेयर करते हो तो उस टाइम पे कौन कौन से बैरियर्स किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो मेन ये 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन से ही डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होके आपके एग्जाम में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक तो है एक्सपर्ट सिस्टम्स और बैरियर्स भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही टॉपिक्स हैं जो मेनली हम कवर करने वाले हैं हमारी आज की वीडियो में, हमारे सेकेंड यूनिट में नॉलेज मैनेजमेंट की। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें यूनिट 2 में पढ़ना ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पिछले यूनिट में भी बताया। तो सबसे पहले दोबारा से हम देखते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है। अब पहले हमने नॉलेज समझा था पिछले यूनिट में ज्यादा, अब हमारा ज्यादा फोकस होगा नॉलेज मैनेजमेंट कंबाइंड पर। तो सबसे पहले हम नॉलेज मैनेजमेंट का मीनिंग देखेंगे, देन उसके बाद 4 पिलर्स देखेंगे नॉलेज मैनेजमेंट के, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थोड़े से देखेंगे, मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के, उसको देखेंगे। ओवरव्यू मिल गया थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट का मीनिंग। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो आपकी नॉलेज है उसको मैनेज कर रहे हो। तो मैनेज कैसे करोगे? क्रिएट करोगे, शेयर करोगे, यूज करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रॉपरली चैनलाइज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसमें मैंने आपको पिछले पार्ट में भी स्टेप्स बताए थे ना, नॉलेज आइडेंटिफिकेशन, कैप्चरिंग, इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजिंग, डिसेमिनेशन एंड एक्सपर्टीज, ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो पाए। तो नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब क्लियर हो गया कि आप उस नॉलेज को इस वे में यूज कर रहे हो ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट आ रही है वो बहुत ही ज्यादा बेटर आ रही है। अब नॉलेज मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 4 मेन पिलर्स हैं। अब आपको पता है कि नॉलेज मैनेजमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तब तक नॉलेज को मैनेज नहीं कर पाओगे जब तक वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, पीपल एंड कल्चर नहीं होगा एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा। सो नॉलेज मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है? मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल एंड कल्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर हम नॉलेज को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लोगों को नॉलेज है वो अच्छे से मैनेज कर रही है, उसको प्रॉपरली शेयर कर रही है, प्रॉपरली क्रिएट कर रही है, सब कुछ पूरा का पूरा नॉलेज का प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होगी। सो इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग होगी हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली जब प्रॉपरली नॉलेज को क्रिएशन हो रहा है, प्रॉपरली हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, दिस वुड इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और उससे और नए आइडियाज आएंगे और उन आइडियाज से और नए आइडियाज आएंगे। सो इंक्रीज्ड इनोवेशन होगी। ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस भी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। आप अच्छा उनको सामान दोगे, सब कुछ इंप्रूव्ड होगा तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, और आपको पता ही है कि मार्केट का किंग कौन होता है? कस्टमर होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या मिलेगी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी अपने कॉम्पिटिटर से। तो इसकी वजह से सब कुछ अच्छा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। ये तो हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस क्या है नॉलेज मैनेजमेंट के, बट कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं जब हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब नॉलेज मैनेजमेंट होती है उसमें क्या होता है? रिक्वायर्स चेंजेस इन बिहेवियर एंड कल्चर। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट के लिए अडॉप्ट करती है, जो पुराने लोग होते हैं वो दे आर लाइक यार इतना बार बार कौन चेंज करेगा। सो लोग ना मानते ही नहीं है, सो दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब वो चेंज होने के लिए मानते ही नहीं है। तो उनके बिहेवियर में और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में चेंज लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज होर्डिंग। क्या है नॉलेज होर्डिंग? कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ये होता है कि जो हमें नॉलेज है ना, हम तो भाई किसी के साथ शेयर ही नहीं करेंगे, जो मुझे पता है वो मैं अपने तक ही रखूंगा, मैं उसको क्यों बताऊं। सो सम इंडिविजुअल्स आर लाइक ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर कि दे आर रिलक्टेंट टू शेयर देयर नॉलेज, और इसकी वजह से जो मैनेज के एफर्ट्स है वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज को होल्ड करके रख लेते हैं, मतलब इकट्ठे करके रख लेते हैं अपने पास। वो किसी के साथ अपने पॉइंट्स शेयर ही नहीं करते। उनको ये होता है कि हाँ जब टाइम आएगा ना, सही टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा ही बेनिफिट हो। तो अपने पास ही होल्ड करके रख लेते हैं। वो ये नहीं सोचते, वो सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते। इंफॉर्मेशन ओवरलोड।
ये भी आपको पता है कि आज की जो हमारी जनरेशन है ना, मैं आपको जनरल टर्म्स में बात कर रही हूँ, देखो जो पुरानी जनरेशन के लोग थे ना, दे वर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। पर जो हमारी जनरेशन है, दैट इज सफरिंग फ्रॉम अबंडेंस। आज आप अपने बारे में ही देख लो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसी वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। सो आज की जनरेशन किस चीज से सफर कर रही है, अबंडेंस से सफर कर रही है, और पुरानी जनरेशन स्कार्सिटी से सफर करती थी। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि जो आपको अच्छा लगता है, ये 20s हैं आपकी, आप उनको एक्सप्लोर करो, ये एज है, जो भी चीजें आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना अंदर का पैशन पहचानो, ताकि जब तक आप 30s में जाओ आपको अपना पैशन पता लग जाए। क्योंकि सिर्फ मनी ही नहीं मैटर करती, एक कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी वर्किंग फॉर योर मतलब जो आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन दे, ऐसा एक करियर चूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, द अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन टूडेज डिजिटल एज। इसलिए इतनी ज्यादा इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत बड़ा चैलेंज है नॉलेज मैनेजमेंट का। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, सो ये कुछ चैलेंज हो सकता है नॉलेज मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस। उसके बाद लैक ऑफ क्लियर आरओआई, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज कैन बी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि आपकी जो नॉलेज है उस पर आपको कितना रिटर्न आ रहा है। सो उसके लिए स्पेशल फंडिंग मेंटेन करके रखना, ये स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाना ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर नहीं करती, जो कि एक चैलेंज है जो नॉलेज मैनेजमेंट को लेकर ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरेशन्स है नॉलेज मैनेजमेंट की, इसको इतना ज्यादा डीप में नहीं करना, बट अगर आपको नॉलेज मैनेजमेंट कहीं पे भी यूज करना आ गया, आप ये 4 जनरेशन्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट समझा के आ सकते हो। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। दीज आर द 4 जनरेशन्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। जो फर्स्ट जनरेशन थी दैट इमर्ज्ड इन 1990s, और इनका मेन क्या था कि हमें नॉलेज को कोडिफाई करना है और स्टोर करना है, मतलब ज्यादातर डाटाबेसेस, मैनुअल्स, इन सब में वो नॉलेज को कोडिफाई करके रखते थे। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन है वो अर्ली 20s मतलब अर्ली 2000s में इमर्ज हुई। इसमें उन्होंने शेयरिंग स्टार्ट करी और डिसेमिनेशन मतलब यूज करना नॉलेज को थोड़ा सा स्टार्ट किया, मतलब इनकरेज हुई नॉलेज ट्रांसफर एंड शेयरिंग मिड 2000s में। उसके बाद क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नया नॉलेज, जिसकी वजह से इनोवेशन का कल्चर डेवलप हुआ, वो सब स्टार्ट हुआ। और जो फोर्थ जनरेशन है वो अभी भी इमर्ज हो रही है, जिसमें क्या है, एम्बेडिंग कर रहे हैं हम नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की इनटू डेली वर्क, और डेली वर्क में नॉलेज मैनेजमेंट का यूज लेके आ रहे हैं। तो बस आप इतना ही याद रख लो इसमें से कि देयर आर 4 जनरेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड द फोर्थ जनरेशन। ये आपको एक बार जो हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज मैनेजमेंट, उसके बारे में पता लग गया नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है, 4 पिलर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है नॉलेज मैनेजमेंट के, एंड क्या क्या चैलेंजेस एंड जनरेशन है नॉलेज मैनेजमेंट की। अब मेन क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है इस यूनिट में से, वो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये ऊपर वाला जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये जब आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स बताओगे ना, उसमें ये पूरा का पूरा आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा, जो हमने ऊपर एडवांटेजेस, चैलेंजेस ये सब पढ़े हैं, ठीक है। सो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है। तो हम मैनेजमेंट को करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम किस पर बेस्ड होगा, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। तो वो सिस्टम को यूज करके हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जितनी भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्टली केएमएस लिखा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। केएम तो मतलब क्या होता है, केएम का मतलब नॉलेज मैनेजमेंट, एस का मतलब हो गया सिस्टम। सो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होगा उसमें, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा और नेटवर्क कंपोनेंट्स होंगे। सो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम typically consists of combination of software, hardware and network components। उसके बाद जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं, हम जो नॉलेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, उसके बाद नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नॉलेज की शेयरिंग कर सकते हैं और नॉलेज को रीयूज कर सकते हैं। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इनको ईजी बना देता है हमारा डाटाबेस, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को हम अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड बेसिस। अब ये 4 क्राइटेरियाज आप याद कर जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको क्रैम ही करना पड़ेगा। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, एक तो है फ्रेगमेंटेड केएमएस, कंटेंट बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, कैपेबिलिटी बेस्ड। कंटेंट बेस्ड, कैपेबिलिटी बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड एंड फ्रेगमेंटेड KMS, दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, फ्रेगमेंटेड,
कंटेंट बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, कैपेबिलिटी बेस्ड। लर्न हो गया साथ में। चलो अभी अब इनके अंदर देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो फ्रेगमेंटेड केएमएस दैट इज फ्रेगमेंटेड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन होती है एंड कोऑर्डिनेशन होती है अलग अलग कंपोनेंट्स में, जिसकी वजह से जो नॉलेज होती है वो स्कैटर्ड होती है। ठीक है, तो उस टाइप की मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करते हैं ताकि वो फ्रेगमेंटेड वाले हम सही कर सकें। जो कंटेंट बेस्ड केएमएस है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब जो कंटेंट है उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। प्रोसेस्ड बेस्ड केएमएस में होता है कि जो नॉलेज है, आपको पता है कि प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, तो इसका मेन मतलब होता है कि उस नॉलेज को मैनेज करना जिसमें बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। सो प्रोसेस पर बेस्ड है तो प्रोसेसिंग वाली को ही हम मैनेज एंड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैपेसिटी बेस्ड केएमएस क्या होता है, ये हेल्प करती है डेवलप करने में और शेयर करने में टेस्टेड नॉलेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टेड नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, तो इसको आर्टिकुलेट करना या किसी को बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो कैपेबिलिटी बेस्ड केएमएस फोकस करती है कि कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज करा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये हमने 4 टाइप्स पढ़े थे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के, फ्रेगमेंटेड बेस्ड, कंटेंट बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड एंड कैपेबिलिटी बेस्ड। बट ये है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक में दूसरे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, ये तो जस्ट एक थोड़ी सी हम टाइप्स हैं। ये मैंने 4 टाइप्स यहाँ पे मेंशन कर दी, उसके अलावा और भी बहुत सारी नॉलेज मैनेजमेंट की कॉमन टाइप्स हो सकती हैं। इनके बारे में डिटेल में मत जानो, जस्ट इनके नाम पढ़ लो ताकि आप अपना जो आंसर राइटिंग है उसको और लेंथी करके आ सकते हो। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम्स, जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोलैबोरेटिंग एंड सोशल नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, एंटरप्राइज सर्च सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ये सीआरएम, आपको बैंक से बहुत बार कॉल आते होंगे ना, ये सीआरएम बेस्ड ही होते हैं। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कुछ और कॉमन टाइप्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, अगर आपको लेंथी आउट करना हुआ, ये 4 को आप इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो अगर आपको लेंथी करना हुआ इनमें से 2-3 नेम्स और लर्न कर लेना, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, सीआरएम हो गया, तो आप अपना आंसर लेंथी बना के आ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसका जो साइकिल हम पढ़ रहे थे या जो फेजेस हैं, उसमें हम कैप्चरिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं एंड शेयरिंग या ट्रांसफरिंग करते हैं। सो हम क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करते हैं जब भी हम सब कुछ करते हैं। तो जब हम कैप्चर कर रहे हैं तो हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा को स्कैन कर सकते हैं, इंटरव्यूइंग कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइज करेंगे, फिल्टर करेंगे, लिंक करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, कैटलॉग वगैरह बनाएंगे। अप्लाई करने में अप्लाइंग कंटेक्स्ट देखेंगे, डाटा माइनिंग करेंगे, प्रोडक्टाइजिंग करेंगे। ठीक है, ट्रांसफरिंग टू यूजर, तो ट्रांसफर करेंगे नॉलेज। आजकल आपने देखा ही होगा कि डाटा साइंस बहुत ज्यादा एक ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक बना हुआ है। सो ये सारा डाटा पे बेस्ड हो गया एक तरह से नॉलेज मैनेजमेंट, और डाटा पर ही बेस्ड है कि डाटा को आप सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही हो। तो आई होप आपको डाटा मैनेजमेंट जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बैरियर्स टू नॉलेज शेयरिंग। जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं आपस में, ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल्स भी शेयर करते हैं, लेवल्स में भी शेयरिंग होती है नॉलेज की, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। सो मेन जो हम 3 बैरियर्स क्लासीफाई कर रहे हैं वो है पर्सनल बैरियर्स, कि कई बार बंदे को ही दिक्कत आ रही है, इंडिविजुअल लेवल पे दिक्कत आ रही है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल में कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड थर्ड है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। सो बैरियर्स टू नॉलेज शेयरिंग को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, पर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, आप ये 3 हेडिंग्स बना देना, उसके अंदर 3-4 सब हेडिंग्स बना के इस आंसर को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपको सेकंड यूनिट में से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, बैरियर्स टू नॉलेज शेयरिंग। अब इन तीनों बैरियर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। There are many different barriers to knowledge sharing. They can be broadly categorized into the 3 main types: personal, organizational and technological. अब एक हर एक को हम डिटेल में जानेंगे। तो पर्सनल बैरियर्स क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। पर्सनल बैरियर्स में आएगा लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन शेयरिंग नॉलेज। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड या इंटरेस्टेड इन शेयरिंग द नॉलेज। उसके बाद कई लोग इस वजह से अपनी नॉलेज शेयर नहीं करना पसंद करते कि उन्हें लगता है कि जो उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो लूज हो जाएगी और उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सो ये भी एक बैरियर है, पर्सनल बैरियर्स है इन द नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन या लैंग्वेज बैरियर। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जिस वजह से वो एक तरह से बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। कुछ लोग अपनी गलती मानना ही नहीं जानते या कभी भी हेल्प के लिए
सीख नहीं करते, जिस वजह से काफी सारे बैरियर्स आ जाते हैं नॉलेज शेयरिंग में। उसके अलावा रिलक्टेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद दोज आउटसाइड ऑफ देयर टीम। सो कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर तो नॉलेज शेयरिंग हो जाती है, बट कई बार इंटर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। सो कई लोग उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से बैरियर्स आते हैं। बाकी टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से हैं? अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या कल्चर ऐसा है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, कल्चर है नॉलेज होर्डिंग का, मतलब अपनी नॉलेज अपने तक ही रख रहे हैं। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसे है जिसमें लोगों को आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को इंसेंटिव ही नहीं देती जब आप नॉलेज शेयरिंग करते हो, या सबको देख सभी लोग इसीलिए काम करते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिले या फिर इंसेंटिव्स मिले। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस वे में है कि उनको ना ही इंसेंटिव्स मिल रहे, ना ही रिकॉग्निशन मिल रही। अनक्लियर पॉलिसीज हैं और गाइडलाइंस है नॉलेज शेयरिंग की, और उसके अलावा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, बहुत ज्यादा लंबी हायरार्कीज फॉलो करनी पड़ रही है, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। सो आप अपनी तरफ से जितने मर्जी पॉइंटर्स बना के ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मेंशन आउट करके आ सकते हो। नेक्स्ट है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के। उसमें क्या हो सकता है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, सो ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो इनकम्पैटिबल है, मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हिंड्रेंस की तौर पे एक्ट करिए। बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और ये नहीं कि ज्योग्राफी की वजह से या बहुत सारी और दिक्कतों की वजह से लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी का। तो ऐसा कुछ लर्न करने वाला नहीं है, आप बैरियर्स अपनी तरफ से बना सकते हो। बस मेन हेडिंग्स लर्न कर लेना कि देयर कैन बी 3 बैरियर्स टू नॉलेज शेयरिंग: पर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर 5-5, 6-6 पॉइंट्स अपनी तरफ से आप बना सकते हो, लिंकअप करके विद द नॉलेज मैनेजमेंट। हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। पर इसके अलावा आप बैरियर्स में ये कर सकते हो कि बैरियर्स को दूर करने के लिए कुछ एनेबलर्स होते हैं, इनेबलर्स होते हैं, जो बैरियर्स को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सस्पिशन है, ये एक बैरियर है। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कल्चर बना सकती है जहां पे लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो और कॉन्फिडेंस हो। लोग अपने आप की जो नॉलेज है उसको होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब अपने पास से रख रहे हैं। तो इसका एनेबलर क्या हो सकता है कि रिवॉर्ड्स दिए जाएं और इंसेंटिव्स दिए जाएं जो भी अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एक बैरियर है, तो उसको अलाइन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी के साथ। उसके बाद लैक ऑफ अलाइनमेंट वाइल अचीविंग टारगेट्स, तो ये सब चीजों को हम अनेबल कर सकते हैं, मतलब वर्किंग कल्चर में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिनकी वजह से ये जो बैरियर्स हैं वो दूर हो जाएं और सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हों। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं सेकेंड यूनिट में से इस क्वेश्चन के फ्रेम होने के। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी देखे हैं आजकल, ये सारे क्या है, नॉलेज को मैनेज ही करने के टूल्स है ना। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें या बाकी टूल्स की बात करें, दे आर काइंड ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एन ह्यूमन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सपर्ट सिस्टम्स के? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये डाटाबेस को यूज कर रहे हैं और उसके बाद उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने में फॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, फॉर्मली उसको डाटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करें। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपर्ट सिस्टम का। तो इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग वगैरह देके ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूजर के लिए एक अच्छा इंटरफेस मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन की फैसिलिटी होती है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, नॉलेज एक्विजिशन में हेल्प करते हैं, लिमिटेड डोमेन होता है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए बने होते हैं, तो वो लिमिटेड डोमेन के तहत अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चलती रहती है। जब आप देखोगे चैट जीपीटी में या बाकी जो सॉफ्टवेयर आते रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इतने सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, तो उन पर क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स आती रहती है, उनका नया नया वर्जन आता रहता है, नए नए अपडेशन आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी एक्सपर्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और अप टू डेट हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का बेनिफिट उठा पाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो एक्सपर्ट सिस्टम का आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए या कंपोनेंट्स भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम एडअप हुई है। एक्सपर्ट सिस्टम के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। नॉलेज बेस, ऑब्वियसली एक्सपर्ट सिस्टम, हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, उसके पास एक नॉलेज बेस है, नॉलेज वो कहाँ से ले रहा है। उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन है और यूजर इंटरफेस है। So these are the main 3 components of any expert system. The basic structure of an expert system typically consists of the 3 main components: knowledge base, inference engine, user interface. Knowledge base, inference engine and user interface.
सो नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस हार्ट है एक्सपर्ट सिस्टम का. इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, रूल्स, सब कुछ जो भी मतलब उसके डोमेन में होना चाहिए, पूरा का पूरा नॉलेज बेस हार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम कि डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, कैसे सब कुछ क्रिएट करना है. ठीक है, वो सब कुछ ये एक्सपर्टीज बताता है. इन्फ्रेंस इंजन क्या है? ये रीजनिंग कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का. इन्फ्रेंस इंजन इज द रीजनिंग कंपोनेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि उसको कंक्लूजन्स निकालने में, रिकमेंडेशंस देने में, मतलब लॉजिकली रीजनिंग देने में हेल्प करता है. यूजर इंटरफेस क्या है? एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड द एक्सपर्ट सिस्टम. सो जो भी यूजर डाटा चाहता है उसको वो प्रॉपरली एडवाइस करके, रिकमेंडेशन करके उसके सामने प्रेजेंट करता है. वो अब यूजर इंटरफेस कैसा हो सकता है? टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है. अभी जैसे आपने चैट जीपीटी देखा या कोई भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कैनवा के अलावा बहुत सारे और भी हैं वो यूज करते हो. सो वो कुछ टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, कुछ ग्राफिकल होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होते हैं. अब मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारे लास्ट 3 छोटे से टॉपिक हैं एक्सपर्ट सिस्टम के. क्योंकि हमें लेंथी बना के आना है हमारे आंसर को, तो हम ये प्रॉपरली एक्सपर्ट सिस्टम करके जा रहे हैं प्रिपेयर, ताकि हम एग्जाम में इसको एज इट इज लिख के आ सके. अभी मेरिट्स क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के? कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, 24/7 अवेलेबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट सिस्टम्स है दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन डिसीजन मेकिंग. तो वो जब आप सेम आउटपुट देंगे, अगर आप सेम इनपुट डालेंगे, सो दे आर कंसिस्टेंट. और ऑब्वियसली दे आर रिलायबल, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डाटाबेस अवेलेबल है, तो एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस हायर करेंगे उनके प्लेस पर, तो हमें बहुत ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमंस को एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है. वैसे ही अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. वो सेम टास्क आप एक्सपर्ट सिस्टम से करवा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आएगी. उसके अलावा जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं वो 24/7 अवेलेबल है, मतलब जब भी यूजर चाहे उनको यूज कर सकता है. अगर हम ह्यूमंस की बात करें, उनका फिक्स टाइम है 9 से 5 या कुछ भी उनका फिक्स टाइम पीरियड होता है. इनको आप जब चाहे घर पे बैठे भी यूज कर सकते हो. उसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम्स कैन प्रोवाइड फास्टर डिसीजंस, क्योंकि वो लार्ज डाटा को बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रोसेस कर लेते हैं. सो फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है. ये कुछ लर्न नहीं करना, आप अपने आप पॉइंटर्स समझ के, अगर आपको एक्सपर्ट सिस्टम का मीनिंग समझ आ गया, आप अपने आप पॉइंट्स बना के आ सकते हो. क्लियर हो गया? तो डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड डोमेन. एक्सपर्ट सिस्टम का लिमिटेड डोमेन होता है, मतलब स्पेसिफिक डोमेन होता है. ये नहीं कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आउटसाइड देयर डोमेन है उनको भी हैंडल कर सके, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें कॉमन सेंस या इंट्यूशन चाहिए वो उनका आंसर नहीं बताएंगे. सो लिमिटेड डोमेन होता है. नॉलेज एक्विजिशन एक बहुत बड़ा डीमेरिट है या चैलेंज है. ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगती हैं, और कॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नॉलेज को. लैक ऑफ ह्यूमन टच, क्योंकि जो इमोशंस ह्यूमंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम उतनी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. सो लैक होता है ह्यूमन टच का, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. कई बार बहुत ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशंस होती हैं, सो वो कंप्यूटर नहीं बताएगा ना, वो एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बताएगा. उसके बाद लिमिटेड लर्निंग. जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसको सिर्फ एक्सप्लिसिट फीडबैक मिलता है. सो कोई ऐड, कोई नई नॉलेज आ रही है, कोई नई चीजें आ रही है, या तो उसको रेगुलरली अपडेट करते रहो, वरना वो नॉलेज क्या हो जाएगी? आउटडेटेड हो जाएगी. डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेट डाटा. अगर आपने डाटा इनकरेक्ट डाल दिया, इनएक्यूरेट डाल दिया, तो सब कुछ ही रिकमेंडेशन आएंगी या जो भी चीजें आएंगी वो सारी डायरेक्टली क्या आएंगी? इनकरेक्ट आएंगी. तो डाटा का करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द एक्यूरेट डाटा. उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के? हर एक फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम यूज होता है. बेशक कोई मेडिकल डायग्नोसिस हो, फाइनेंशियल एनालिसिस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लीगल डिसीजन मेकिंग हो, रोबोटिक्स हो, कुछ भी हो, आप कोई भी फील्ड्स मेंशन करके आ सकते हो विच कुड बी द एप्लीकेशंस ऑफ द एक्सपर्ट मैनेजमेंट सिस्टम. आई होप आपको सेकंड यूनिट भी क्लियर हो गया होगा. बाकी मिलते हैं थर्ड यूनिट के साथ. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप. और जितने भी सजेशंस हैं या जो भी हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.